नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भरतपुर लाइव के विशेष कार्यक्रम नेतागिरी में, जहां पूछे जाते हैं जनता के तीखे सवाल सीधे आपके नेता से। तो आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी भरतपुर के सबसे बड़े नेता, भरतपुर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर शैलेश सिंह दिगंबर हमारे साथ हैं, जिनसे पूछने वाले हैं आपके सीधे सवाल आपकी जुबानी। तो पहला और सीधा सवाल सर, आपका पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है भरतपुर लाइव के विशेष कार्यक्रम में, विशेष मंच पे। सर, पहला कार्यक्रम जो अभी हाल में खास तौर पर चर्चा का विषय बना हुआ है, सब जगह यही चल रहा है पूरे राजस्थान में। भारतीय जनता पार्टी भरतपुर भी काफी इसी को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। जो रीट में चीट हुआ, आप उसमें भरतपुर के नेताओं को घेरने की क्यों कोशिश कर रहे हैं, उसका क्या कारण है? देखिए, रीट में जो धांधली हुई है, ये पूरे राजस्थान की जनता इसको देख रही है और पूरे राजस्थान की जनता समझ रही है कि कैसे इस धांधली को अंजाम दिया गया है। भरतपुर में भी इसकी जड़ें हैं और पूरे राजस्थान में मैं समझता हूँ कि जब 75,000 से ऊपर बच्चों के इतने ज़्यादा अंक रीट की परीक्षा में आए हैं और सरकार जब एक रीट लेवल 2 को तो खुद कैंसिल कर चुकी है और करीब कई लोगों की उन्होंने गिरफ्तारी भी की है, तो कहीं ना कहीं इसमें ऐसा लगता है कि छोटे लोगों को इसमें टारगेट किया जा रहा है। जो बड़े छोटी मछलियों को गिरफ्तार किया गया, बड़े जो मगरमच्छ हैं उनको कहीं ना कहीं बचाने के प्रयास सरकार कर रही है। अच्छा, तो अभी एसओजी तो जांच कर रही है सरकार ने, जैसे ही मुद्दा बना सरकार ने तुरंत एसओजी को जांच दे दी। अभी लगातार सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। वो बड़ी मछलियां फिर किस तरह से पकड़ में आएंगी? एसओजी आपकी समझ में अगर फिर ठीक काम नहीं कर रही है? देखिए, एसओजी स्टेट की एजेंसी है और जो स्टेट चाहेगी उस हिसाब से वो जांच करेगी। तो अगर स्टेट के मंत्रियों का इन्वॉल्वमेंट अगर इसके अंदर है, जो राजस्थान की जनता देख रही है और उनको आशंका है पूरी तरह से कि इसमें मंत्रियों का इन्वॉल्वमेंट है और एक नहीं कई मंत्रियों का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर है, तो निश्चित तौर पर ऐसी एजेंसी को जांच देनी चाहिए जो पूरे निष्पक्ष जांच कर सके। और सीबीआई को ये जांच देते हैं तो इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी और पूरा पर्दाफाश हो पाएगा। लेकिन जैसा अगर आप माने, क्योंकि सरकार ने जांच करवाई, एसओजी ने पाया कि नकल हुई, एसओजी ने भी माना, तो रीट लेवल 2 को कैंसिल कर दिया गया। तो अभी रीट लेवल 1 को भी कैंसिल करने की मांग की जा रही है, उसके क्या कारण समझ में आते हैं? देखिए, खाली जब ये सरकार ये मानती है कि नकल हुई है, धांधली हुई है, तो सरकार ने केवल लेवल 2 को क्यों कैंसिल किया? लेवल 1 को भी कैंसिल करना चाहिए। पूरी रीट परीक्षा को कैंसिल कर और जो रीट परीक्षा के जो अभ्यर्थी थे उनका मुआवजा उनको देना चाहिए। जो उनका खर्चा हुआ परीक्षा देने से लेकर और उनको पढ़ाई में, कोचिंग में जो खर्चा हुआ, उसकी भी क्षतिपूर्ति सरकार को करनी चाहिए। अच्छा, आपका 15 तारीख को विधानसभा घेराव का कार्यक्रम की अभी खबरें सब जगह चल रही हैं, तो उस कार्यक्रम के बारे में एक बार सभी लोगों को जानकारी दे दें। देखिए, 15 तारीख को सुबह 11 बजे जयपुर में पूरे राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आएंगे और विधानसभा घेराव का कार्यक्रम होगा। जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वो सदन के अंदर प्रदर्शन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के बाकी सभी कार्यकर्ता विधानसभा के बाहर घेराव करेंगे। अच्छा, और भी कई परीक्षाओं पे आप कहें, राजस्थान सरकार में काफी और भी परीक्षाओं पर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे हैं कि इन परीक्षाओं के अंदर भी नकल हुई थी, उनके भी पेपर लीक हुए थे। तो उन परीक्षाओं को मुद्दा नहीं बनाया आप भारतीय जनता पार्टी ने या विपक्ष ने, और रीट परीक्षा को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हर परीक्षा में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आवाज उठाई है। जब डोटासरा जी ने अपने रिश्तेदारों को, करीब 8 रिश्तेदारों को आरएएस में चयन कराया, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आवाज़ बुलंद की थी। लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी आवाज़ उठा रही है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हम तो ज्ञापन देके और धरने दे देकर इतना तंग आ चुके हैं कि सरकार की आंखें ही नहीं खुल रही हैं, इसलिए हमें बड़े कार्यक्रम करने पर मजबूर होना पड़ा। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर होता जा रहा है? अगर वो व्यापक रूप से धरने दे रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके सरकार टस से मस नहीं हो रही है। देखिए, विपक्ष तो अपनी पूरी तरह से प्रखर भूमिका में है, लगातार जनता की आवाज उठा रहा है। जनता की आवाज बन के, चाहे वो सदन के अंदर हो चाहे वो सड़क पर हो, विपक्ष अपनी भूमिका में पूरी तरह से काम कर रहा है। लेकिन ये सरकार ने तो अपने आंख और कान दोनों बिल्कुल बंद किए हुए हैं। आज जो सरकार की स्थिति आप देख रहे हैं कि कितने मंत्री राजस्थान के अंदर इन्होंने बना दिए हैं। भरतपुर जिले की हम बात करें तो 5 तो मंत्री आज 7 में से हो गए और 1 का नंबर और आने वाला है। अच्छा। तो 6 मैं समझता हूँ कि मंत्री भरतपुर के अंदर हो जाएंगे। बाकी 1 और बचेंगे, उनको भी कोई ना कोई मंत्री का दर्जा मिल जाएगा। तो हर किसी को मंत्री बनाने के जो प्रयास माननीय अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री जी के चल रहे हैं, ये अपनी सरकार को कहीं ना कहीं बचाने के प्रयास। अच्छा,
अब भरतपुर के विकास की बात कर लेते हैं। भरतपुर का सर विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? अभी आप देखें सड़कों में इतने गड्ढे हैं, कैसे हादसे हो जा रहे हैं। अभी हाल ही में आपने खबर सुनी होगी, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, तो सड़कों में इतने ज्यादा गड्ढे हैं कि उनकी वजह से हादसे हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन सड़कें नहीं बन रही हैं। देखिए नीरज जी, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भरतपुर में आज जो स्थिति है, सड़कों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क है। हाँ बिल्कुल ऐसे गड्ढों में सड़क है। निश्चित तौर पर आपको ये मानना होगा, भरतपुर की जनता भी ये बात मानती है कि भरतपुर में जितने भी काम हुए हैं, चाहे भरतपुर को संभाग हेडक्वार्टर बनवाया हो, भरतपुर को मेडिकल कॉलेज दिलवाया हो, भरतपुर को इंजीनियरिंग कॉलेज दिलवाया हो, भरतपुर को यूनिवर्सिटी दिलवाई हो, भरतपुर को नेशनल हाईवे से जोड़ा हो, भरतपुर को चंबल का पानी दिलवाया हो, गुड़गांवा कैनाल की से सिंचाई का पानी भरतपुर को उपलब्ध कराया हो, मांडेरा रूंद की 4 दीवारी की बात हो, जितने भी बड़े बड़े काम भरतपुर के अंदर हुए हैं, ये सारे के सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, डॉक्टर दिगंबर सिंह जी के कार्यकाल में, वसुंधरा राजे जी के कार्यकाल। लेकिन सर कई तो ऐसे रोड भी हैं, मैं लगातार पूरे क्षेत्र में काम के चलते घूमता रहता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ, तो बताते हैं कि 15-15, 20-20 साल हो गए उनके यहाँ वो सड़क बनी। अभी ऐसी जर्जर स्थिति हो रही है सड़क की कि उससे बढ़िया तो वो कच्चा रास्ता होता, अगर वो कच्चा होता तो ज्यादा बढ़िया होता, धूल ही उड़ती, पर कम से कम लोग प्रॉपर निकल जाते। तो 15-15, 20-20 साल से सड़कें नहीं बनी है, तो उन क्षेत्र में अगर आपकी सरकार आती है तो बनाई जाएगी सड़कें? जी निश्चित तौर पर हमारी अगर सरकार आएगी तो निश्चित तौर पर अब बीजेपी का सबसे पहला एजेंडा, सबसे पहली जो बात बीजेपी करती है, विकास की बात करती है। विकास के मुद्दे पे ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर डीग कुमेर विधानसभा की अगर हम बात करें, तो डीग कुमेर विधानसभा में कुम्हेड़ से लेकर सौंख की सड़क, कुम्हेड़ से लेकर नदवई की सड़क और भरतपुर से सौंख की सड़क, ये भारतीय जनता पार्टी के समय में मंजूर हुई थी। इनका पैसा सैंक्शन हो गया था, लेकिन उसके बावजूद आज 3 साल से ऊपर इस सरकार को हो चुके, अभी तक उसमें एक गिट्टी तीनों सड़कों में नहीं लगी। अच्छा, अभी चुनाव की बात कर लेंगे। चुनाव अब करीब है, क्योंकि जैसा कहते हैं कि जब एग्जैक्ट मतदान होता है उससे साल भर पहले से ही चुनाव का माहौल बनने लग जाता है, शुरू हो जाता है, तो करीब करीब वो दिन आ गए हैं। तो चुनाव की आपकी क्या विशेष तैयारी है? किन मुद्दों पर आप आगे चुनाव लड़ने वाले हैं? किन चीजों की बातचीत आप करेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव में जो अभी अपन बात कर रहे थे, विकास का मुद्दा रहेगा, क्योंकि आज जो पूरे भरतपुर के अंदर मैं समझता हूँ कि हर एक विधानसभा की अगर हम बात करें और खासतौर पर डीग कुमेर की बात करें, तो विकास के मामले में भरतपुर बहुत पिछड़ा हुआ है। एक संभाग हेडक्वार्टर होने के बावजूद 7 संभाग पूरे राजस्थान में है। आप किसी भी संभाग हेडक्वार्टर पे चले जाइए और एक भरतपुर के अंदर आप शहर में अगर घूमते हैं तो भरतपुर एक बड़े गांव से ज़्यादा कुछ नहीं नज़र आता है। तो मैं समझता हूं कि भरतपुर में बहुत ज़्यादा विकास की ज़रूरत है। उसी को मुद्दे को लेकर हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो विकास के लिए ही हम काम। सर, भाजपा की सरकार भी लंबे समय तक राजस्थान के अंदर रही है, क्योंकि राजस्थान का मौसम रहता है एक समय कांग्रेस एक समय भाजपा, तो फिलहाल तो करीब बराबर का समय आप दोनों पार्टियों को मिला, तो अब विकास भरतपुर का क्यों नहीं हो पाया? देखिए, हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भरतपुर के राजस्थान के अंदर रही तो भरतपुर को तो विशेष तौर पर विकास के लाभ मिले हैं। मैंने आपको कई काम गिनाए, जैसे मेडिकल कॉलेज भरतपुर को मिला, इंजीनियरिंग कॉलेज मिला, नेशनल हाईवे भरतपुर को मिला, संभाग का दर्जा भरतपुर को मिला। संभाग का दर्जा मिलने से आप देख रहे हैं कि डीसी ऑफिस, आईजी ऑफिस और कितने सारे बड़े बड़े ऑफिस आज भरतपुर के अंदर हैं। जो पहले जयपुर दौड़ना पड़ता था लोगों को उसके लिए, आज उनकी वो दौड़ की ज़रूरत उन्हें नहीं है, भरतपुर में बैठे ही उनके काम हो जाते हैं। ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग 274 करोड़ रुपए की बहुत बड़ी सौगात भरतपुर को मिली। मैं समझता हूं कि गिरिराज जी की जो आस्था भरतपुर के लोगों के अंदर है, उसमें बहुत बड़ा काम माननीय वसुंधरा राजे जी की सरकार में, बीजेपी की सरकार के अंदर हुआ। भरतपुर में कांग्रेस के पास, मैं खुले मन से चुनौती देता हूं कांग्रेस के नेताओं को कि एक मंच पे मेरे साथ आए, विकास की बात करें और कांग्रेस के द्वारा भरतपुर में कोई भी एक बड़ा काम अगर कांग्रेस ने कराया हो तो वो उस काम को गिनाए। अगर कोई 100-200 फुट खरंजे की बात करे या सीसी निर्माण की बात करे तो मैं उसे विकास नहीं समझता। विकास के काम है कि बड़ी कोई इंडस्ट्री चालू कराना। सिमको को वापस से अगर चालू कराया तो मेरे पिताजी जब इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे उस समय भरतपुर में सिमको को चालू कराया, वापस वो राजनीतिकरण करके उसका वापस आज सिमको बंद होने के कगार पर। अच्छा, आपने रोजगार की बात की, विकास की बात की, तो मैंने जो अभी तक क्षेत्र के अंदर से इंफॉर्मेशन जुटाई है, भरतपुर के लोगों की सिर्फ 3 समस्या, पहला रोजगार, दूसरा सड़क, तीसरा पानी। तो इन चीजों पे आपकी सरकार आने के बाद आप लोग किन प्रमुखताओं के साथ काम करने वाले हैं? देखिए, रोजगार की जो समस्या है वो प्रमुख समस्या है भरतपुर के अंदर।
और रोजगार को लोगों को उपलब्ध कराने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि यहाँ पे उद्योग लाए जाएं भरतपुर के अंदर। और उद्योग लाने के लिए जब कोई भी उद्योगपति अगर उद्योग लगाना चाहता है तो ऐसी जगह पे लगाना चाहता है जहाँ पे राजनीति बड़ी अनुकूल हो, राजनीतिक परिस्थितियाँ वहाँ की अनुकूल हो। तो मैं समझता हूँ कि पहले तो हमें जब हमारी सरकार आएगी तो एक राजनीति परिस्थितियाँ, राजनीतिक माहौल ऐसा अनुकूल बनाना पड़ेगा जिससे उद्योग लगाने वाले उद्योगपति को बहुत आसानी से यहाँ पे काम करने का मौका मिले। वो इन्वेस्टमेंट अपना यहाँ करके अगर अपनी इंडस्ट्री चलाता है तो मैं समझता हूँ कि यहीं के युवाओं को उसमें रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो अपने परिवार का वो पालन पोषण कर सकेंगे। दूसरी बात सड़कों की आपने कही, सड़कों में तो हमारी सरकार को आप देख रहे हैं, आज केंद्र में हमारी सरकार है, नितिन गडकरी जी मिनिस्टर हैं रोड एंड ट्रांसपोर्ट के। इतना ज़बरदस्त काम नेशनल हाईवेज का पूरे भारतवर्ष के अंदर हुआ है। 2022-23 के बजट में भी आपने देखा होगा कि 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज पूरे भारत के अंदर बनने हैं। तो मैं समझता हूँ कि सड़क के मामले में भारतीय जनता पार्टी पहले से ही बहुत आगे है, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में बहुत अच्छा काम सड़क के मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। पानी की जो समस्या है भरतपुर के अंदर, पीने के पानी की और सिंचाई के पानी की, पीने के पानी के लिए चंबल परियोजना का काम भरतपुर में चल रहा है। सरकार ने उसको, कांग्रेस सरकार ने बिल्कुल चींटी की चाल की गति उस चंबल परियोजना की कर दी है। आपको ध्यान में होगा नीरज जी, जब चंबल परियोजना जब भरतपुर के अंदर शुरू हुई थी, विधानसभा चुनाव जो 2018 का हुआ, उससे पहले कुम्हेर में चंबल का पानी सप्लाई हो गया था और डीग तक लाइन बिछने का काम हो गया था। आज स्थिति यह है कि डीग में ही पानी सप्लाई हो पाया, डीग के आगे तक लाइन बिछना का भी काम चंबल का नहीं शुरू हुआ। जैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ उसी स्थिति में आज भी 3 साल बाद भी है। मैं समझता हूँ कि जब हमारी सरकार आएगी तो चंबल को भी गति देने का हम काम करेंगे, जिससे लोगों को पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध हो सके। सिंचाई के लिए गुड़गांवा कैनाल का फेज 2 का काम कराने की कोशिश करेंगे। इसको पूरे जिले में कैसे इस कैनाल को निकाला जाए। और आपको मैं ध्यान में लाना चाहूँगा कि राजस्थान में राजस्थान ईस्टर्न कैनाल के नाम से एक प्रोजेक्ट हमारी केंद्र सरकार ने बनाया है, जिस पर काम चल रहा है। पहले स्टेट गवर्नमेंट को 40% पैसा उसमें देना था, जो पहले 54,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, जिससे करीब 13 जिले सिंचाई के पानी से लाभान्वित होने थे। जो भी अपनी पुरानी नदियां, जब भरतपुर की अपन बात करें तो गंभीर नदी, रूपारेल नदी, ये सारी नदियों को जोड़ने का काम इस प्रोजेक्ट में था, और गुड़गांवा कैनाल को पूरे भरतपुर में फैलाने का काम इस प्रोजेक्ट से होना था। और राजस्थान के, पूर्वी राजस्थान के करीब 13 जिले इससे लाभान्वित होने वाले थे। अब क्योंकि 40% पैसा स्टेट को देना था, तो स्टेट ने तो 1 रुपया दिया नहीं, तो सरकार, केंद्र सरकार ने वापस से इस प्रोजेक्ट को रिकॉन्स्टिट्यूट करके पूरा पैसा केंद्र सरकार लगाकर राजस्थान को ईस्टर्न कैनाल का प्रोजेक्ट देने जा रही है। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर शैलेश दिगंबर सिंह। अगर आपके कुछ और सवाल हैं जो रह गए हैं तो वो कमेंट के माध्यम से भेजिए। पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या राय है वो भी कमेंट के माध्यम से बताइए। शेयर करके इस जानकारी को सब तक पहुंचाइएगा। अगले फिर से एक नेता के साथ हम आपके सवाल लाने वाले हैं। किसी नेता से आपके विशेष सवाल हैं तो उनके बारे में भी हमें लिखकर भेजिए। ईमेल, फोन कॉल से सूचना दीजिए, हम आपके सवाल सीधे आपके नेता से करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। नमस्ते, गुड बाय, राम राम। खुले मन से चुनौती देता हूं कांग्रेस के नेताओं को कि एक मंच पे मेरे साथ आए, विकास की बात करें। केंद्र में हमारी सरकार है, नितिन गडकरी जी मिनिस्टर हैं रोड एंड ट्रांसपोर्ट के। देखिए, खाली जब ये सरकार ये मानती है कि नकल हुई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भरतपुर लाइव के विशेष कार्यक्रम नेतागिरी में, जहां पूछे जाते हैं जनता के तीखे सवाल सीधे आपके नेता से। तो आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी भरतपुर के सबसे बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर शैलेश सिंह दिगंबर